नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। कल अपनी क्लास है वो 25 मिनट की हुई थी, काफ़ी लंबी हो जाती है अगर और भी ज़्यादा बनाते। तो उसमें कुछ अपने नस्ल पर बात चल रही थी, नुकसान मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें हमने नुकसान के बारे में बात कर ली थी, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सभी नुकसान के बारे में। कुछ नस्ल के बारे में मैंने बताया, 5 नस्ल है कल हमने उनके बारे में पढ़ लिया था। एक सिरोही नस्ल उसके बारे में पढ़ लिया था, और मारवाड़ी नस्ल उसके बारे में पढ़ लिया था, जखराना नस्ल उसके बारे में पढ़ लिया था, और एक जो जमुनापरी जिसको तोतापरी बोलते हैं उसके बारे में पढ़ लिया था, और ब्लैक बंगाल के बारे में पढ़ लिया था। 2 और बढ़िया नस्ल हैं जो आमतौर पर फार्म में पाली जाती हैं, वो नस्ल कल रह गई थी तो उनके बारे में आज अपने डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो बिटल रह गई थी जो हरियाणा और पंजाब में पाली जाती है, और दूसरी बर्बरी रह गई थी। जो बर्बरी है ये यूपी, बिहार, राजस्थान में इनमें पाली जाती है। इनके आप कैसे पहचान सकते हो, इनको क्या क्या इनका वजन होता है और दूध कितना होता है, दिखने में कैसी होती हैं, वो चीज़ें हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। बीमारी के बारे में अगला पार्ट है वो बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनका टीकाकरण बीमारी। पहले बात करते हैं अपने बिटल की। तो बिटल है पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाली जाती है, पंजाब और हरियाणा में। यही इसका मूल स्थान है। पाकिस्तान में भी ये बिटल पाली जाती है, क्यों पंजाब हरियाणा का 1947 से पहले आपस में ज़्यादा लिंक था तो बकरियों का दान प्रदान होता रहता था। तो कुछ पाकिस्तान के एरिए में, पंजाब हरियाणा में और राजस्थान में भी कुछ जगह बिटल पाली जाती है। पंजाब और हरियाणा इसका मुख्य क्षेत्र है। इसमें नर है वो 50 से 60 kg का हो जाता है, 50 से 60 किलो का नर बकरा है वो। तो ये लगभग जो अपनी तोतापुरी है ना उससे मिलता जुलता है इसमें वजन वगैरह सब। ठीक है। तो ये मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है। बड़ा आकार होता है इसका, काला भूरा रंग होता है, लंबे कान होते हैं, उभरी नाक होती है तोतापुरी जैसी, सींग पीछे मुड़े हुए होते हैं इसके घुमावदार, और जमुनापरी से मिलती जुलती है। ये हो गई इसकी बिटल की खासियत है। बिटल को आप इन लक्षणों के द्वारा पहचान सकते हैं। और मादा का वजन भी इसमें 40 से 50 किलो हो जाता है। परिपक्व जो मादा होती है उसका 40 से 50 किलो, और बकरे का वजन 50 से 60 किलो हो जाता है। इसके बाद में बर्बरी की बात करते हैं। ये यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है बर्बरी बकरी, क्योंकि ये घर के क्लाइमेट में भी आसानी से पाली जा सकती है। सबसे आसानी से घर में पाली जाने वाली बकरी है वो बर्बरी है। ये आसानी से घर में रह लेती है। आगे से इसका हिस्सा है वो पतला होता है, और पीछे का जो हिस्सा होता है इसका भारी होता है बर्बरी का। ठीक है। इसका नर यानी बकरा है ये मैक्सिमम जो परिपक्व बकरा होता है मैक्सिमम 40 किलो तक पहुंच जाता है। बाकी एवरेज है 20, 25, 30 किलो तक हो जाता है। तो छोटे जो खरीदार होते हैं बकरों के वो इसका बकरा वो पसंद करते हैं। दूध व मांस दोनों के लिए पाली जाती है। इसमें दूध है वो 1.5 से 2 लीटर दूध बर्बरी बकरी दे देती है। छोटा कद होता है इसका, साइज छोटी होती है। लगभग सभी बकरियों में सबसे छोटी साइज होती है। छोटे कान होते हैं, सीधा नाक होता है, छोटे सींग होते हैं, रंग सफ़ेद, ज़्यादातर सफ़ेद होता है रंग, लेकिन कुछ भूरी भी होती है। छोटे बाल होते हैं, पिछला हिस्सा इसका भारी होता है, और घर में पालने योग्य होती है, घर में पाली जा सकती है। तो ये थी अपने बर्बरी की। तो अपने टोटल कितनी हो गई? 7 नस्ल हो गई जिनको अपने फार्म में पाल सकते हैं। और इनमें मैंने अलग अलग आपको बता दिया। तो एरिया के हिसाब से आप डिसाइड करें कि कौन सा वजन का जो अपनी नस्ल है वो अपने यहाँ एरिया में काम करेगी, कौन सी नहीं करेंगी। तो नस्ल के बारे में अपनी बातचीत लगभग हो गई है। 4-5 और है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में, हिमाचल में वहाँ पर पाली जाती हैं। वो सिंगल नस्ल है, उन जगह पर वो क्लाइमेट में सूट होती हैं। बर्फीला पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, ठंड ज़्यादा रहती है, तो उस वजह से 4-5 नस्ल वहाँ की है। तो कोई जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, यहाँ से कोई वीडियो देख रहा है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कौन सी नस्ल है उनके लिए। नस्ल का नाम ही बताऊँगा आपका कौन सी नस्ल पाली जाती है, और उसका भार तोल है वो उसमें ज़रूरत नहीं है अपने को बताने की, क्योंकि अपने यहाँ ज़्यादातर उत्तर भारत है वो कवर कर रहे हैं, तो ये वहाँ भी पाले जा सकते। 7 मैंने नस्ल बता दी आपको, और 5 नस्ल है वो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो टोटल अपनी 12 नस्ल हो जाएंगी। टोटल बकरियों की नस्ल 34, जिनमें से 12 है वो हमें समझेंगे। 7 मैंने समझा दी आपको, और 5 ये आपके सामने है। ठीक है। सबसे पहले नस्ल है अत्तापड़ी कला। अत्तापड़ी कला ये नस्ल है, ये केरल में पाली जाती है, और केरल में एक जो डिस्ट्रिक्ट है पलाक्कड़ जिले में ये सबसे ज़्यादा पाली जाती है। इसके बाद में चंगथगी नस्ल है, ये जे.एंड.के जम्मू कश्मीर में पाली जाती है। लेह और कारगिल का जो एरिया है वहाँ पाली जाती है। इनके बाल घने होते हैं इसके, क्योंकि वहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंड रहती है, तो ज़्यादा बाल होंगे, इनकी सुरक्षा करती है। इसके बाद में चेग्गू और ये गड्डी, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में पाली जाती हैं सबसे ज़्यादा, चेग्गू और गड्डी।
ये जो चेगू है ये पूरे हिमाचल में पाली जाती है, सब जिलों में हिमाचल में। और जबकि ये गड्डी है ये कंगरा, कुल्लू वैली और चंबा और शिमला, ये जो एरिया है यहाँ पर ये पाली जाती है गड्डी। इसके बाद में गंजम, गंजम जो नस्ल है वो उड़ीसा में पाली जाती है। उड़ीसा में गंजम एक जिला है, वहाँ पर ये नस्ल पाली जाती है। तो ये जो जगह विशेष की नस्ल हैं 5 है, और जो कॉमन नस्लें थी 7 है, जो लगभग ऑल इंडिया में, उत्तर भारत में जो समतलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा है, इनमें जो 7 नस्ल थी वो अलग से मैंने डिसाइड की हैं। और 5 ये नस्ल है ये पहाड़ी एरिया, बर्फीला एरिया, ऊंचाई वाला एरिया जहाँ ठंड वगैरह ज़्यादा होती है, तो उन एरियो के लिए 5 नस्लें मैंने अलग सारणी बनाई है। ठीक है, इनके बारे में अलग अलग अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जो लोग मेरा जो वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादातर वो 7 नस्लें पालने वाले हैं। इनके बहुत कम लोग हैं जो इन नस्लों को पालेंगे, क्योंकि ये उस जगह पर शायद अपना वीडियो कम पहुँचे। अगर इनको भी कुछ जानना होगा तो इन नस्लों के बारे में आगे बता देंगे। देखो, नस्लों के बारे में जानना ज़रूरी है, लेकिन बीमारियों के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बकरियों में कौन कौन सी बीमारी आती है। मैं विस्तार से आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं बैचलर ऑफ साइंस हूँ, मैंने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से साइंस से बैचलर की उपाधि प्राप्त की है मैंने, जिसमें बायोलॉजी, बॉटनी और ये बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों का मैंने अच्छे से अध्ययन किया है 3 साल। जूलॉजी में जीवों का अध्ययन आ गया सभी का, बॉटनी में पौधों का अध्ययन आ गया, और केमिस्ट्री में रसायनों का अध्ययन आ गया। तो इस चीज़ का फायदा आपको भी मिल रहा है समझने पढ़ने में। और मैंने गवर्नमेंट ट्रेनिंग भी ली है बकरी पालन की, मैंने खुद ट्रेनिंग भी ली है, जिसका आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, अब आगे हम बीमारियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, कौन कौन सी बीमारियां आती है और उनका कैसे हम इलाज कर सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बीमारी कब आ रही है। दोस्तों, रोग की बात करें तो पहला रोग है फिड़किया, जो सबसे खतरनाक रोग है, जो पूरे फार्म को खाली कर देता है। इतना खतरनाक रोग है, ये रोग हो गया तो ये मान लो कि बकरियों को बचाना नामुमकिन है। इसका इलाज पहले ही हो सकता है, होने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप कुछ भी दे दो मरेंगी बकरियां, बहुत मुश्किल हो जाता है बचाना, बाड़े के बाड़े खाली हो जाते हैं। अब फिड़किया रोग क्यों होता है, कैसे पहचानोगे और क्या इलाज करना है और सावधानियां क्या क्या रखनी है, ये पूरी चीज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो अब जो रोग का पार्ट है वो बहुत ध्यान से देखना है। नस्ल के बारे में आपने ध्यान से नहीं देखा कोई बात नहीं, चल जाएगी, लेकिन रोग के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर रोग में छूट गया तो आपको समस्या खड़ी हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे फिड़किया रोग, प्रमुख बीमारी है ये, सबसे ज़्यादा बीमारी होने वाली है। और कब होती है, जब वर्षा ऋतु शुरू होती है, वर्षा ऋतु शुरू होती है तब ये रोग ज़्यादा पनपता है, क्योंकि बारिश होने पर नया नया घास उगता है जमीन पर, उसमें मिट्टी लग जाती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है घास में, और अचानक हम पशु का आहार चेंज कर देते हैं, बाड़े में से निकाल के हमें खुले में चराने के लिए जाते हैं। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, वहीं वो फिड़किया रोग होता है उसको। इसके कई कारण है। रेवड़ में अपने यानी फार्म में सभी बकरियों को एक तो एक जगह इकट्ठा रखना, डिवाइड करके नहीं रखना, एक तो सबसे बड़ी गलती ये है। दूसरी गलती है कि इसका टीकाकरण नहीं करना। सर टीकाकरण तो कर दिया था फिर भी बकरी मर गई, तो उसका कारण मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि वो टिक्काकरण आपने जो किया था ना, वो टिक्का कामयाब नहीं हुआ, या तो आप टिक्का है वो सही नहीं लेके आए, या उसकी कोल्ड चेन टूट गई, इन रास्ते में वो हिट में आ गया टिक्का, तो उसका असर है वो कम हो गया। तो टिक्का लगाने के बाद मर रही हैं, तो वो मैंने पिछले वीडियो में आपको कारण बता दिया था कि उसी वजह से मर रही है कि आपका टिक्का है वो प्रभावी नहीं हुआ। या फिर आपने एक गलती कर दी कि इसका टिक्का लगाने के बाद 15 से 16 दिन के बाद इसकी बूस्टर डोज और लगानी पड़ती है, यानी 15 दिन बाद डोज सेकंड डोज देनी होती है, नहीं तो ये इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। तो इस गलती को आपने रिपीट किया होगा, इसीलिए वो समस्या आई है। रेवड़ में अधिक बकरियां रखने से और वर्षा ऋतु में बीमारी आती है। अब वर्षा ऋतु में जैसे बारिश का मौसम मान लो कि कहीं लगभग अपने जून जुलाई में शुरू होता है बारिश का मौसम, कई बार समय से पहले भी बारिश आ जाती है, तो अपने को आइडिया तो मानसून का ही रखना है, तूफानी बारिश का कोई अपने को ध्यान नहीं रखना है कि मानसून आने से 3 महीने पहले, 3 माह से बड़ी बकरी 3 से 4 महीने पहले लगा सकते हैं, और जो बकरी अपना बच्चा 3 महीने से ऊपर का हो गया उन सबको फिड़किया का टीका लगाना है। और टिक्का लगाने के 15 से 16 दिन बाद फिर से उसको वो टिक्का बूस्टर डोज है वो लगानी है। ये तरीका आपको बनाना है। और टिक्का है वो कोल्ड चेन टूटनी नहीं चाहिए, उसमें बर्फ में रखकर ही लाना है, उसके बाद ही उनको लगाना है।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्यों होता है अचानक आहार में परिवर्तन। आप सूखा चारा दे रहे हो और बारिश हुई, घास उगी, आपने खुले में ले गए, अचानक वो हरा चारा खाएंगे और उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रोटीन युक्त हरा चारा खाने से, अचानक चारे में परिवर्तन करने से, इन वजहों से ये ज़्यादा होता है। तो ये दो चीज़ आप स्पेशल ध्यान रखें। एक तो कभी भी पशु के आहार में अचानक परिवर्तन न करें। जैसे आप सूखा चारा दे रहे हो और अचानक हरा ला के करें, सर तो अचानक न करें तो कैसे करें? आप वो सूखा साथ में देते रहो, थोड़ा थोड़ा दो, थोड़ा थोड़ा जो नया खाना अगर आप देना चाहते हो तो वो थोड़ा थोड़ा करके उसकी मात्रा बहुत कम रखो पहले, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाओ और धीरे धीरे करके पहला खाना है वो बंद करो। अचानक ऐसा नहीं कि सूखा वाला आज से बंद कर दिया, वो पूरा खाना हरा वाला ला के दे दिया, तो सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि जब बारिश के मौसम में हम बकरियों को बाहर घुमाने ले जाते हैं तो सूखा चारा वो खाती नहीं है, बंद कर देती है, या हम डालते नहीं है, और बाहर जाते पूरा हरा चारा खाएंगे, खाते ही उनको फिड़किया हो जाएगा। तो दूसरी बात है, ये जीवाणु जनित रोग है, आपको ध्यान रखना, क्लस्ट्रीडियम पेरिफेरेंस भाषा में इस रोग को बोलते हैं फिड़किया रोग। ठीक है, लेकिन इसको डॉक्टर है, वैज्ञानिक जो नाम है इसका ये है इलेक्ट्रोटॉक्सीमिया बोलते हैं इस रोग को, इलेक्ट्रोटॉक्सीमिया। ठीक है, अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, सर नाम बहुत दौर है तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है अपने को फिड़किया रोग याद रखना। अच्छा, फिड़किया क्यों कहते हैं? फिड़किया इसलिए कहते हैं कि ये रोग होने के बाद पशु के पेट में अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है, उसको आफरा आ जाता है और उसके अंगों में कंपन होता है, फड़फड़ापन, यानी उसके अंग कंपन करने लग जाते हैं, और पशु क्या है, पिछले पैर है वो जमीन में मारता रहता है और धीरे 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 उसकी जान 3 से 4 घंटे में लक्षण दिखने लग जाती है। तो उसके शरीर में कंपन होता है, फड़कन होती है, इसी वजह से इसको फिड़किया रोग बोलते हैं। ठीक है, फड़कन ज्यादा होती है इस रोग के अंदर। तो इसके जीवाणु का नाम, यानी कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? क्लस्ट्रीडियम पेरिफेरेंस। ये जो बैक्टीरिया है इसके जहर के कारण, इसका जो विष है वो शरीर में फैल जाता है। ये अपना पहले तो कम संख्या में जाता है शरीर में, फिर अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, वो मल्टीप्लाई करके इसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है, आफरा आता है, पेट में दर्द होता है और पिछले पैर पशु मारता रहता है और थोड़ी देर में वो उसकी मौत हो जाती है। तो लक्षण क्या है इसके? लक्षण हो गए, एक तो आफरा आएगा पशु को, केवल आफरा आ रहा है तो ये रोग नहीं है, लेकिन अंगों में फड़कन होगी, पूरे शरीर में, अंगों में, पैरों में कंपन होने लग जाएगी, तो ध्यान रखना फिड़किया रोग आ गया है। 3 से 4 घंटे में पशु की मौत हो जाती है भाई, फिड़किया रोग के लक्षण दिखने के 3, यानी आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, ढेर हो जाएगा मर के पशुओं का। तो ये लापरवाही कभी भी मत करना, आपका पूरा एक साथ नुकसान कर देता है, किसान को मार डालता है। जिसका टीकाकरण बहुत जरूरी है और खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। पेट में दर्द होगा, पिछला पैर है वो धीरे धीरे पटकती है, धीरे धीरे पशु मर जाता है। अब इसका इलाज क्या है? लक्षण मैंने बता दिए, किस वजह से होता है वो मैंने बता दिया, तो सर इसका इलाज भी बताओ। इलाज में आपको सावधानी भी बताऊंगा और इसका टीकाकरण भी बताऊंगा। वर्षा ऋतु से 3 माह पहले, 3 से 4 महीने पहले, बारिश से पहले आप फिड़किया का टिक्का लगवाएं। ठीक है ना, टिक्का ऐसे दूसरे पर विश्वास न करें, आप खुद आंखों देखा टिक्का लेके आए हैं। ठीक है ना, तो डॉक्टर भी, अच्छा जो परमानेंट डॉक्टर है वो लगाएगा तो वो बर्फ में रखेगा, सीधी सी बात है, बर्फ में रखेगा, डॉक्टर को पता है। ये गलतियां हम ही करते हैं कि उसकी कोल्ड चेन टूट जाती है। तो हो सकते तो अपने खुद खरीद के लेके आए मेडिकल स्टोर से, और या फिर जहाँ रखा हुआ अपने खुद पैक करके लेके आए और टीके लगे। ज़्यादातर जो फार्म करते हैं वो अपना खुद का टीकाकरण करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बूस्टर डोज 15 दिन बाद इसका टीका दोबारा रिपीट करना है, नहीं तो ज़्यादा ये असरदार नहीं होगा सिंगल डोज से। ठीक है, 3 माह से ऊपर की सभी बकरियों को ये लगाना ज़रूरी है। जो बच्चे आपके 3 माह के हो गए हैं बकरियों के, उन सबको ये डबल डोज लगवानी बहुत ज़रूरी है। अचानक चारे में परिवर्तन ना करें, सावधानी रखें। तो परिवर्तन कैसे करना है वो मैंने अभी बताया था, धीरे धीरे करें। अचानक सूखा चारा दे रहे हो तो वो बंद न करें, अचानक पूरा हरा चारा न डालें, थोड़ा थोड़ा करके आप डालते रहें। ठीक है, अचानक न डालें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। तो ये था दोस्तों फिड़किया रोग। फिड़किया रोग में मोटा मोटा, वैसे तो इसका बहुत ज़्यादा, फिड़किया का पूरा बहुत ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन एक आम जो फार्म कर रहा है उसको ये चीज़ें जो मैंने बताई है वो ध्यान और सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर आप ध्यान रख लोगे तो अपने पशुओं को फिड़किया रोग से बचा सकते हो। ज़्यादा पशु एक साथ न रखें, बाड़े को आप डिवाइड करके रखें। आप अपना जो शेड बना रहे हो उसको 5 हिस्सों में बनाएं। एक तरफ ब्रीडर रखें, उसके पास जो ब्याने वाली बकरियां हैं वो रखें, और एक में जो आगे अभी
जो ब्याने के लिए तैयार नहीं है, जवान बच्चे आगे अपने जो उनके बच्चे होंगे तो वो रखें, और एक में छोटे बच्चे वो रखें। यानी आप 5 जगह डिवाइड कर दीजिए उनके अलग अलग हालात के हिसाब से। तो उनका एक ये फायदा तो ये होगा कि मान लो कि अगर पशु बीमार हो गया तो आपके सभी पशुओं में रोग नहीं फैलेगा। बीमार पशु को भी उनके खुद के बारे में भी नहीं रखना, उसको अलग से सेपरेट रखना है। जिस पशु में बीमारी आ जाती है उस पशु को हमेशा अलग रखना है, और अलग रखते ही उसको ट्रीटमेंट उसका शुरू कर देना, साफ सफाई करनी है। जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए उसके कुछ दिन बाद उसको वापस से बाड़े में शिफ्ट करना है। आपको लक्षण दिखते ही पता चल जाएगा कि कोई बीमारी आ गई इसमें, तो उसको अलग कर दो तुरंत, ठीक है, ताकि आपके और पशु बच जाए, इसमें समस्या नहीं आए। ये था फिड़किया रोग। अब अगले रोग की अपने इसके अंदर बात करते हैं। अगला कौन सा रोग है, उसका क्या इलाज है, कैसे हम बच की बात करते हैं। तो इसमें जो माता रोग है, बकरी माता, जिसको चेचक बोलते हैं, जो पहले इंसानों में भी होता था, इंसानों ने तो इससे निजात पा ली है टीकाकरण वगैरह करके, अब नहीं होता, पहले ज़्यादा होता था। तो बकरियों में भी ये माता चेचक का रोग आ सकता है। ये वायरस जनित रोग है। कैसे पहचानोगे कि अपनी बकरी को चेचक हो गया या माता रोग हो गया? उसको पहचानने के लिए बकरी के नाक, कान और अन्य शरीर के अन्य अंगों पर लाल लाल दाने से चकते से हो जाएंगे, गोल गोल दाने चकते हो जाएंगे। तो और बकरी है उसको बुखार आएगा, ये रोग होने पर बुखार आएगा। दूसरा, बकरी चरना कम कर देगी और धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। और पशु को देखा गया है कि ये रोग होने पर वो पानी में मुंह डाल के खड़े रहते हैं। तो ये जो लक्षण है इसके चेचक रोग के हैं, माता रोग के जो बकरियों में होता है, इससे आप पहचान सकते हैं कि अपने पशु को चेचक रोग हो गया है। तो इसका बचाव, टीकाकरण कैसे कर सकते हैं? इसका बचाव करने के लिए आपको बारिश से 3-4 महीने पहले वही सिस्टम फिड़किया जैसा ही उनके साथ में ये टीके लगा सकते हैं। यहाँ पे बारिश से कम 3 महीने पहले आप इसका टीका लगाएं। एंटीबायोटिक टीका लगता है, क्यों? वायरस जनित रोग है, और बीमार होने पर ये बीमारी हो भी जाए तो उसको एंटीबायोटिक लगाना चाहिए बकरियों को, ताकि अन्य जो बैक्टीरिया हैं वो उस पर हमला न करें। क्योंकि ये होने पर वो दाने वो बड़े होकर फूल कर उसमें मवाद बढ़ जाती है और वो फूट जाते हैं, जिससे बकरी के घाव हो जाते हैं। तो आप एंटीबायोटिक टीके लगाओगे तो दूसरे जो वायरस हैं उस पर अटैक नहीं करेंगे, उनको बकरी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसमें एंटीबायोटिक टीका वो ज़्यादा कारगर होता है जो इस बीमारी में बकरियों को लगाया जाता है। ये जो बेसिक सी चीज़ थी मैंने इस चेचक माता रोग में, वो मैंने आपको बता दी है। रोग के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है कि एनी टाइम आप डॉक्टर को अपने फार्म पर नहीं रख सकते, तो आपको खुद को ध्यान होना चाहिए कि किस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं। आप रोग देखो, आधा रोग तो आधा बचाव तो उसी से हो जाता है कि आप खुद अगर पता है कि रोग के लक्षण क्या क्या हैं तो आप आसानी से इन बीमारियों से बच सकते हैं, अपने पशुओं को बचा सकते हैं। 2 रोग हो गए, काफ़ी रोग हैं बकरियों के, एक एक करके हम पूरी डिटेल से लिखेंगे, पूरी डिटेल आपको समझाएंगे। अपने 2 रोग हो गए, एक तो फिड़किया रोग का हो गया और एक अपने चेचक माता रोग हो गया। मेरे को यकीन है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंटीबायोटिक टीका लगाना इसमें बारिश से 3 महीने पहले लगभग, ठीक है। तो अब आगे जो रोग हैं वो इस क्लास में जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपने कंटिन्यू इसके रोगों की बात करेंगे। 2 से आगे और कितने रोग हैं उन सब के बारे में बताऊंगा, कैसे उनका बचाव कर सकते हो आप बकरियों का, कैसे आप टीकाकरण कर सकते हो, कैसे पहचान सकते हो कि कौन सा रोग हो गया पशुओं में। तो इन सब के बारे में अपनी क्लास है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो, बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में और थोड़ी दिक्कत आती है, क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि 20 से 25 मिनट का अगर वीडियो रहे तो अच्छा है। डेली आपको रूटीन क्लास मिल जाएगी, आप एक साथ देख सकते हैं सभी वीडियो, और ये वीडियो एक एक करके भी देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ये क्लास बिल्कुल फ्री है, ऑनलाइन आपको फ्री नॉलेज बांटा जा रहा है, इसका कोई चार्ज नहीं, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you.
मेरा नाम किशन कुमार सिंह हुआ, घर लोचा, पोस्ट कमरपुर, थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ मैं। निसार खान सर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और बहुत तरीके से एक एक डॉक्यूमेंट को बनाने में हमारा इतना मदद किए हैं कि मैं हमारे तरफ से उनको दिल से सैल्यूट कर सकूँ। जय हो निसार सर।